अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने ईटा एमटीकैट 2022 के अबाउट 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आप 31st एमसीक्यू से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा 31st एमसीक्यूज है, माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट सीन एज ग्रैन्यूल्स इन। तो हमने देखा है कि ये हमने पढ़ा भी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सबसे पहले एज अ ग्रैन्यूल्स ऑब्जर्व किए गए थे कि सेल में कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। इनकी प्रॉपर जो मॉर्फोलॉजी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर जो थी वो आइडेंटिफाई नहीं की गई थी। तो इसकी वजह ये थी कि एक तो इनका मतलब बाकी ऑर्गेनेल्स के मुकाबले साइज़ बड़ा था, तो इसलिए ग्रैन्यूल के तौर पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ये ऑब्जर्व हो गए थे। दूसरा ये कि ये जिस जगह पे ऑब्जर्व किए गए थे, लाइक ये मसल सेल्स में ऑब्जर्व किए गए थे, तो वहाँ ये क्वांटिटी में भी ज़्यादा होते हैं। होता ये है कि जब स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होती है, आप ज़्यादा अपने मसल्स को यूज़ करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी की नीड्स है वो 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह इस एनर्जी को नीड को पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया साइज़ में भी बड़े हो जाते हैं, इसके अलावा इनके नंबर्स भी बढ़ जाते हैं। तो जब इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, साइज़ में भी बड़े हो जाते हैं, वैसे भी मसल्स में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो ये ईजिली ऑब्जर्वेबल होते हैं। तो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में ये मसल्स में सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे। हमारा 32nd एमसीक्यूज़ है, हीमोग्लोबिन इज़ अ। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन सबको पता है एक प्रोटीन है। ये एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है, या जिसको आप कह सकते हैं कि क्वाटर्नरी प्रोटीन है। इसमें टोटल 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अल्फ़ा चेन्स में अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो 141 इन ईच अल्फ़ा चेन, यानी एक अल्फ़ा चेन में 141 और दूसरी अल्फ़ा चेन में भी 141। सिमिलरली बीटा चेन्स में 146 इन ईच होते हैं अमाइनो एसिड्स। और इसके अलावा इनमें जो हीमोग्लोबिन, इनको इसलिए कहते हैं, वैसे ये ग्लोबिन प्रोटीन्स होती हैं और हीम इनके साथ एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है। मतलब ये हीम प्लस ग्लोबिन है। हीम इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप है या रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ग्लोबिन जो है वो इसमें प्रोटीनीशियस पार्ट है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी हो सकते हैं अगर ये ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन करें। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करें तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी होते हैं। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो होते हैं ना, उसको हम कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो होते हैं ना, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं। लेकिन हम इसको एज अ नॉर्मल मतलब एफएससी लेवल पे हम इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जो कॉम्बिनेशन होता है उसको भी हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही कंसीडर करते हैं। यानी कार्बोमाइन हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का हम डिफरेंस नहीं करते। इसके अलावा भी ये बॉडी में काफ़ी फंक्शंस प्ले करते हैं, काफ़ी रोल प्ले करते हैं। जैसे हीट के ट्रांसड्यूसर्स के तौर पे रोल प्ले करते हैं, मॉड्यूलेटर्स के तौर पे रोल प्ले करते हैं। तो इनके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है जो आपकी बुक में भी मैंशनड हैं। नेक्स्ट 33 एमसीक्यूज है, द ग्लिसरोल इज़ अ कार्बन कंपाउंड। ग्लिसरोल ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने फर्स्ट 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे तब मैंने आपको ये बताया था कि आपकी बुक में काफ़ी ज़्यादा मैंशनड है। जैसे 3 कार्बन में एल्डो शुगर है, एक कीटो शुगर है। तो एल्डो में ग्लिसरोल है, कीटो में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसी तरह 4 कार्बन में हमने देखा था कि एल्डो में एरिथ्रोस है और कीटो में एरिथ्रिलोस है। 5 कार्बन में राइबोस था और इधर रिब्यूलोस था। और इधर इसी तरह 5 कार्बन में डीऑक्सीराइबोस भी था, जिसमें हमने देखा कि कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव्ड है। तो इस तरह ये आपको याद होने चाहिए, मतलब ये फुल रट्टा भी होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, सारा कुछ हर टाइम याद होना चाहिए। इनके रोल्स याद होने चाहिए कि ये रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, ये फोटोसेंसिस में यूज़ होता है, ये यहाँ बनता है, ये यहाँ टूटता है। हर चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 34 है, एंजाइम्स आर इन नेचर। एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, मतलब मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो नॉन प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे आपने राइबोजाइम्स का वर्ड सुना होगा। राइबोजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन नहीं बल्कि आरएनए नेचर के होते हैं, और ये काफ़ी रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे रोल प्ले करते हैं। लेकिन मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको कोफैक्टर कहते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं। बेसिकली उसकी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। नेक्स्ट 35 एमसीक्यूज है, द रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज़ फ्रॉम। जो विजिबल लाइट की रेंज है वो बेसिकली 380 से 750 नैनोमीटर में है। 380 से 750 नैनोमीटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम रेंज इस तरह कहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले जिनकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, फिर दूसरी साइड पे जिनकी सबसे कम वेवलेंथ है, जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जिनकी एनर्जी सबसे कम है, उसी को हमने रेंजेस में डिवाइड किया है कि यहाँ से जो हमें 380 की रेंज है ना, वहाँ से हमें
चीज़ें ऑब्जर्वेबल होती है, यानी जो 380 की रेंज में लाइट आती है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए हम उसको विजिबल कहते हैं 380 से 750 तक। बाकी भी लाइट ही हैं मतलब, लेकिन हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यही डिफरेंस है इनका। नेक्स्ट MCQ नंबर 36 है हमारे पास। विच साइंटिस्ट अमंग द फॉलोइंग हाइपोथेसाइज्ड दैट प्लांट्स स्प्लिट वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। तो ये वैन नील का हाइपोथेसिस था कि वाटर जो है वो एज अ ऑक्सीजन सोर्स होता है, कि मतलब इसको सेपरेट किया जाता है। इसका पूरा आपकी बुक में जो बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें पूरी इसकी हाइपोथेसिस की डिटेल और उससे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इवन वो भी डिटेल के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको एक दफ़ा गेट थ्रू कर लें। और दूसरा इसमें केल्विन और क्रेब का नेम है। तीसरा जो बीटा ऑप्शन में नेम है ये शायद आपके लिए लिया हो, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर कर दूँगी, ये आपकी बुक में नहीं है। जो लाइसेंको नेम है इसका। लाइसेंको बेसिकली एक साइंटिस्ट था सोवियत का, या जिसको आप रशिया कहते हैं, रशिया का एक एग्रोनोमिस्ट था। इसने क्या कहा था कि इसने कहा था कि जो मेंडल की जेनेटिक्स है ना वो गलत थ्योरी है। इसने लमार्किज्म को सपोर्ट किया था। लमार्क की थ्योरी को इसने एज अ प्रोपोनेंट, मतलब प्रोपोनेंट एजेंट था वार्ड लमार्किज्म के, इसने लमार्क की थ्योरी को फुली सपोर्ट किया था। फिर इसने कहा कि जो हम लाइफ टाइम में जो भी हमें इन्वायरमेंट में इन्फ्लुएंस होता है, जो डेप्रेशंस आती हैं वो हम नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर सकते हैं। काफ़ी इसने फिर अपनी थ्योरीज दी और काफ़ी कुछ किया। फिर इसको लाइसेंकोइज्म का नाम दिया गया इसकी थ्योरी को, लेकिन बाद में इसकी थ्योरी काफ़ी डिजास्ट्रस हुई साबित, कि इसकी थ्योरी गलत निकली और वहाँ पे फेमाइन और ड्राउट वाली कंडीशन हुई, काफ़ी इसने नुकसान पहुँचाया। इसके बारे में ज़रूर आप एज अ इंफॉर्मेशन पढ़िएगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास। द कैल्वन साइकिल इज़ कम्प्लीटेड इन स्टेजेस। कैल्वन साइकिल की बेसिकली जो स्टेजेस होती हैं, पहली स्टेज कार्बन फिक्सेशन होती है, दूसरी रिडक्शन और तीसरी रीजनरेशन। बेसिक ये 3 स्टेजेस होती हैं। कार्बन फिक्सेशन को हम कार्बोक्सिलेशन स्टेज भी कह देते हैं। तो ये इसकी टोटल 3 स्टेजेस होती हैं, तो बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। नेक्स्ट MCQ नंबर 38 है हमारे पास। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। वायरल डिजीजेस इनमें से कौन सी हैं? जो हमारे पास टीबी है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके बाद टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है। डेल्टा में भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो चार्ली में मीज़ल्स और मम्प्स जो हैं ये वायरल डिजीज़ हैं। मोस्टली कंट्रीज़ में ये मीज़ल्स और मम्प्स तकरीबन ख़त्म हो गई है। स्पेशली अगर हम USA की बात करें तो वहाँ पे इनकी वैक्सीन्स इस कदर अवेलेबल हैं कि ये डिज़ीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये अभी भी हैं। जैसे मम्प्स हैं, तो मम्प्स में क्या होता है कि इसको आप खसरा जिसे कहते हैं, कि आपके जो ग्लैंड हैं आपकी फेस के साइड पे ना एक ग्लैंड होता है जिसको आप पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, वो ग्लैंड थोड़ा इनलार्ज हो जाता है। होता क्या है कि आप अपनी वो ग्लैंड सलाइवा प्रोडक्शन करता है और ये क्या होता है कि 2 वीक्स में रिकवर भी हो जाती हैं। तो मतलब सलाइवा की प्रोडक्शन में आपका मसला आता है। इसके अलावा ग्लैंड इनलार्जमेंट में होता है और ये पेनफुल भी होता है, लेकिन 2 वीक्स तक ये तकरीबन हो जाता है ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है टर्मिनल पोर्शन ऑफ मेल डक्ट सिस्टम इज़। तो ये जो मेल डक्ट सिस्टम है इसके बारे में हम जो लास्ट जो फर्स्ट 30 MCQ से उनमें डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले मेल्स में किस तरह की होती है कि इनमें जो डिवीजन होती है सेमनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके अलावा इनमें लोब्यूल्स होते हैं, सेप्टम होता है। इसके अलावा इसमें रेटा टेस्टिस होते हैं, एफरेंट डक्ट्स होती हैं, डक्टस डेफरेंस होता है। इसके अलावा एपिडिडाइमस होता है। तो ये सारा कुछ होता है। तो इसमें जो टर्मिनल पोर्शन होता है ना मेल डक्ट सिस्टम का उसको हम वेस्टेफ्रीन टर्मिनल पोर्शन यूरेथ्रा होता है। जैसे ये मेल्स और फीमेल में सेम होता है। यूरेथ्रा जो टर्मिनल पोर्शन होता है जो यूरिनेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 40। दी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली होते क्या हैं। मैंने उसमें बताया था कि इसको पेप्टिडोग्लाइकन, ये पंजाब के UHS में भी आया कि पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं। तो मैंने आपको ये सारी डिटेल में बताया था कि इसको पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन क्यों कहते हैं और पेप्टिडोग्लाइकन्स होते क्या हैं। तो ये प्रोटीन पोर्शन होता है जो अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट पोर्शन के साथ, यानी एक साइड पे प्रोटीन दूसरी साइड पे कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी में
मतलब ये तो बैक्टीरिया की बात हो रही है ना, ओवरऑल भी ह्यूमन बॉडी में भी अगर हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन बहुत क्वांटिटी में होते हैं। जैसे आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, स्किन के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, इसी तरह आपकी बॉडी में हेपरिन सल्फेट होता है, हेपरन सल्फेट होता है, कंड्रोइटिन सल्फेट होता है, डर्माटन सल्फेट होता है। तो ये सारे पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली आपके आइज़ का जो वाइट पोर्शन होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, उसमें भी पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया के सेल वॉल में होते हैं जिसे म्यूरिन भी कहते हैं। और सिर्फ एक ही हमारे पास बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं। और जो हमारे पास आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, यानी जो हम एंशिएंट बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, उनमें पेप्टिडोग्लाइकन की बजाय कोई और कंपाउंड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्निवोरस प्लांट। इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो कार्निवोरस प्लांट नहीं है। तो हमारे पास जो मनी प्लांट है ये कार्निवोरस प्लांट नहीं है। ये बेसिकली मनी प्लांट जो है ना, ये एक आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक तोहफा है। आपने रिलेटिव्स को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसको मोस्टली इंडोर प्लांट के तौर पे यूज़ किया जाता है कि आप अपने रूम्स में खिड़कियों के करीब रख सकते हैं। इसका काम ये होता है कि ये आपके रूम से जो पल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्ल्यूटेंट्स मतलब जैसे हो कार्बन मोनोऑक्साइड हो रूम में, या फिर कोई फॉर्मेल्डिहाइड हो या बेंजीन हो, कोई भी प्ल्यूटेंट हो जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, तो मनी प्लांट उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन सरप्लस अमाउंट में देता है और इसको आप रूम्स में रख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा पिक्चर और सैंडियो प्लांट्स का तो आपने बुक में पढ़ा हुआ है। एक बटर वॉश प्लांट होते हैं, ये स्टिकी केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो अपने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, फिर उन पे फीडिंग करती है। तो ये भी कार्निवोर्स होते हैं। यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो डेल्टा ही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 42 है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज एक्सेप्ट। ये सारे कार्टिलेज के करैक्टर्स हैं। जैसे कार्टिलेज के करैक्टर में ये है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सारे अपने पढ़े होंगे कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह ये कॉन्ड्रोसाइट्स से बना होता है। जैसे जो बोन्स होती हैं, बोन्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। सिमिलरली कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और कार्टिलेज की एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये स्लोली हील करते हैं। वैसे तो बोन्स भी स्लोली हील करती है, लेकिन कार्टिलेज भी स्लोली हील करती है। इसकी वजह ये होती है कि कार्टिलेज के पास जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो नहीं होती। मतलब रिकवरी प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है ना, वो इनको एज सच अवेलेबल नहीं होता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना कि एक्सेप्ट, इनमें मतलब कौन सा करेक्टर नहीं है, तो वो चार्ली होगा कि इनके पास ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 43 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बेसिकली आपके जोड़ों का दर्द, जिसे आप कहते हैं ना कि जोड़ों का दर्द बुढ़ापे में मोस्टली होते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, उसने इम्यून सिस्टम का काम है ना कि हमारी हिफाजत करना, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन आर्थराइटिस में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। इस तरह की डिजीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। अबाउट 100 इस तरह की डिजीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि पेशेंट की बाज़ औक़ात डिसेबिलिटी भी हो जाती है। मतलब डिसेबिलिटी का मतलब है कि वो अपने मूवमेंट, अपनी मोटिलिटी, मतलब अपने जो डेली फंक्शंस, डेली रूटीन्स के काम हैं, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये डेल्टा इसका करेक्ट होगा कि इसमें नर्व्स की इन्फ्लेमेशन नहीं होती, लेकिन इसमें बाकी सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो सारा कुछ होता है। एन एक्सेप्शन टू मैंडल्स लॉज। मैंडल ने कहा था कि कोई भी दो ट्रेड जो होती हैं, उसका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट था, उसने कहा था कि दो ट्रेड जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करती हैं। एक ट्रेड के साथ दूसरी ट्रेड असोर्ट हो, ये नहीं करेक्ट। लेकिन उसमें उसके बाद एक हमें प्रॉपर्टीज जीन्स की मिली, क्रोमोसोम्स की मिली, जिसको हम लिंकेज कहते हैं। इसमें होता है क्या कि दो जीन्स एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर भी हो फॉर एग्जांपल, तो वो दो जीन एक साथ ही क्रॉस ओवर होते हैं। मतलब जैसे हम एग्जांपल लें कि आपका जो है, आपके बालों का जो कलर होता है, इसके अलावा आपकी आइज़ का जो कलर होते हैं ना, इनके जीन्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉन्ड कलर के जिनके बाल होंगे ना, उनकी आइज़ ब्लू होती हैं मोस्टली। इसी तरह ब्राउन जिनके बाल होते हैं उनकी आइज़ भी ब्राउन होती हैं। मतलब कि आपका हेयर कलर और आई कलर जीन जो है वो लिंक्ड हैं, और वो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का लॉ जो है उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द होलो elongated tube formed when muscle fibers penetrate deep into the cell is known as।
ये फाइबर्स जो होती हैं इनको आप टिब्यूल्स कहते हैं, जिसका दूसरा नाम ट्रांसवर्स टिब्यूल्स है। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की ही इमेजिनेशंस हैं और ये बहुत सी जगहों पे आपकी होती हैं, जैसे आपके हार्ट में भी टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके कार्डिक मसल्स होते हैं। ये क्या करती हैं कि ये एक्साइटेशन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक्साइटेड हैं तो एक्साइटेशन में आपकी नर्व इम्पल्स और आपका जो हार्ट का सप्लाई है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो सप्लाई कर रहा है, उसको इन्हांस करती हैं। इसके अलावा ये आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखती हैं, इनिशिएट भी करती हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इनके मल्टीपल रोल्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, तो ये ट्यूब्यूल्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 46 है हमारे पास। द टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो टिश्यू और ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से ब्रेन की तरफ जो लेके जाता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? अपने सेंस यूज़ करते हैं ना। आपने क्या किया, इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ देखी तो वो एज उसने आपको ट्रिगर किया, तो आपने उसका जो मैसेज है अपने ब्रेन तक सेंस करके भेजा। आपकी सेंस में आइज़ की सेंस यूज़ हुई, कभी आप टेस्ट की सेंस यूज़ करते हैं, कभी स्मेल की सेंस यूज़ करते हैं। तो जो सेंस से चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो काम परफॉर्म करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो इसमें अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 47 है हमारे पास। हार्मोन्स आर यूजुअली, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। जो एक इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स होते हैं, एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये जो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के सिस्टम्स को पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करने का रोल प्ले करते हैं, तो ये हार्मोन होते हैं। ये आपके सर्टेन ऑर्गन्स के एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रीवियसली हमने पिछले 30 एमसीक्यूज में देखा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जिक्र था। तो इसी तरह हार्मोन आपकी बॉडी में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 48 हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो जो इसका एंटीरियर लोब होता है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि मास्टर ग्लैंड इसलिए कि ये एज अ मास्टर, कहते नहीं आपका मास्टर, हेड मास्टर है। तो ये खुद भी काम परफॉर्म करते हैं और दूसरों को भी काम परफॉर्म करने का हुक्म देते हैं। जैसे आपका मास्टर है वो आपके सारे टीचर्स को कहता है कि ये सारे आपने काम करने हैं, तो ये हेड मास्टर है सारे हार्मोन्स का। कि इसके जो हार्मोन है उसको हम ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, जो दूसरे ऑर्गन्स को जाके इन्फ्लुएंस करते हैं और उससे और हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 49 है हमारे पास। विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जो हमारे पास इंसुलिन हार्मोन है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। लेकिन जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें इंसुलिन का जो हार्मोन प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। तो उसको फिर उनको हार्मोन इनटेक करना पड़ता है, या फिर उनमें से हार्मोन की प्रोडक्शन तो हो रही होती है लेकिन सेंसिटिविटी नहीं होती, तो फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। बाज़ औक़ात कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने मीठा खाना नहीं छोड़ना, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी है, रोटी खाना नहीं छोड़ना, और इसके अलावा जिस जिस चीज़ में चावल हैं ये चीज़ें नहीं खाना छोड़नी, मतलब हर कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा लेनी है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो इंसुलिन है इसके इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो ये भी आजकल एक रिसर्च में देखा गया है कि जिस तरह आप ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है, उसी तरह आपकी बॉडी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो बेहतर यही होता है कि आप एहतियात से चीज़ों को हैंडल करें। तो यहाँ पे जिस हार्मोन का जिक्र हो रहा है वो इंसुलिन हार्मोन है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 50 हमारे पास। इफ़ द होमोजाइगस वाइट आइड ड्रोसोफिला फीमेल इज क्रॉस्ड विद रेड आइड ड्रोसोफिला फीमेल, होमोजाइगस की बात हो रही है। व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल ऑफ स्प्रिंग हैव्स द वाइट कलर। क्योंकि जो वाइट है वो होमोजाइगस है और दोनों होमोजाइगस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी। क्योंकि दोनों होमोजाइगस है तो उसमें प्रोबेबिलिटी 100% ही आती है। द टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज यूज बाय। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज मोस्टली स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का वर्ड जब भी हमारे माइंड में आता है ना तो हम सोचते हैं कि ये डार्विन ने दिया होगा। हालांकि अडेप्टेशंस और काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं जो डार्विन ने खुद नहीं दिए। उसके बाद उसके पेपर को स्टडी करने के बाद लोगों ने इन्फर किए हैं वो वर्ड। तो जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का वर्ड है ये स्पेंसर ने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नेम है द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। तो द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नाम की बुक में इसने ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का वर्ड यूज़ किया था। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। द रॉ मटेरियल दैट इज़ यूज्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन फॉर बेटर सर्वाइवल इज़। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है वो हमारे पास वेरिएशंस भी होती हैं और म्यूटेशंस भी होती हैं। कि कोई म्यूटेशन आई, कोई वेरिएशन आई तो उससे नेचुरल सिलेक्शन होती है।
जैसे आपने देखा होगा कि मैंने प्रीवियसली भी एक एग्जांपल दी थी कि डार्विन ने अपनी जो ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ के नाम की बुक है उसमें उसने इग्वाना की एग्जांपल दी हुई है। ये एक लिजर्ड्स होती हैं या आप कह सकते हैं मगरमच्छ टाइप लिजर्ड्स होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी। तो बाकी सारी दुनिया में ये जो इग्वाना है ना ये ज़मीन पे रहती हैं, लेकिन उसने देखा कि गैलापागोस का जो आइलैंड है वहाँ पे इग्वाना जो है वो समुद्र में रहती हैं। मतलब उनके दरमियान पहले वेरिएशन क्या आई कि जो मेरीन वाली इग्वाना है वो समुद्र में रहती है, लैंड वाली जो है वो ज़मीन पे रहती है। इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गई, यानी ये दोनों आपस में मेटिंग नहीं करेंगी, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी। जैसे हम स्पीशीज़ की डेफिनेशन में कहते हैं ना कि ब्रीडिंग होना ज़रूरी है, तो ये ब्रीडिंग नहीं करेंगी, इस तरह ये डिफरेंट स्पीशीज़ बन गई, इस तरह ये एवोल्यूशन में रोल प्ले होगा। तो म्यूटेशन आए या फिर वेरिएशंस आए तो ये एवोल्यूशन में होता है। म्यूटेशन की अगर हम देखें तो बहुत से बर्ड्स ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं उनके बर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट सॉन्ग्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जब सॉन्ग्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग नहीं करते, तो इस तरह ये भी म्यूटेशन वेरिएशन आ गई, तो ये भी एवोल्यूशन में रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 53 है हमारे पास। द आर्कियोपिटेरक्स इज़ अ फॉसिल बर्ड विच पोजेस द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ। अच्छा, आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम कहते हैं कि जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं इसकी 5 लिनिएजेस हैं, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस। लेकिन मैं आपको ये चीज़ एक बताती हूँ कि इसकी टोटल 4 लिनिएज है। वैसे एफएससी लेवल तक आप इसको 5 ही रखें, लेकिन एज अ जनरल नॉलेज कि इसकी 4 लिनिएज है। जो बर्ड और रेप्टाइल है ना, इसको हम एक ही लिनिएज कंसिडर करते हैं। कुछ साल पहले चाइना में एक हमें फॉसिल मिला था जिसको हम साइनोसोरोप्टेरिक्स का नाम देते हैं। साइनोसोरोप्टेरिक्स वो एक डायनासोर का कह सकते हैं कि रिश्तेदारी था। उसके जो फोर लिम्स थी ना वो बिल्कुल मॉडिफाइड फॉर्म में थी जिस तरह बर्ड्स की हैं। तो इस तरह ये कंसीडर किया जाता है कि जो बर्ड हैं वो एक्चुअली डायनासोर से आए हैं। जैसे ये आर्कियोप्टेरिक्स है तो ये भी एक डायनासोर से इवोल्व्ड बर्ड की स्पीशीज़ है, तो जिसमें बर्ड के भी करैक्टर थे और रेप्टाइल के भी करैक्टर थे। तो इस तरह बर्ड और रेप्टाइल जो है एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक ही लिनिएज से बिलोंग करते हैं। तो इसमें चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ 54 है। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इज। तो इसमें गोइटर में आपका क्या होता है कि जो थायरॉयड ग्लैंड है वो इरेगुलरली ग्रो करता है, कि जो रेगुलर ग्रोथ होती है वो नॉर्मल होती है, इरेगुलर ग्रोथ में थोड़ा सा इनलार्ज्ड हो जाता है। आप क्या करते हैं कि आप इस तरह की डाइट लेते हैं जिसमें आपको आयोडीन नहीं मिलती, यानी आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायरॉयड ग्लैंड ने तो आयोडीन का काम करना है, तो उसने आयोडीन को मतलब उसका जो आयोडीन का यूज़ है ये सारा कुछ उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसने साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाना होता है। तो या फिर कैप्चर करने की कोशिश करनी होती है उसने आयोडीन को, तो ये साइज़ में बड़ा हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक चीज़ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एफएससी में दोनों को सेम ही कंसीडर किया जाता है। तो वैसे जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होता है जो लेस देन 5% कैरीड होती है, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पूछने का जो मकसद है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही पूछ रहे हैं, जो कि 23% तक कैरी की जाती है। नेक्स्ट है अ स्मॉल बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम। तो स्पीशीज़ एक स्मॉल बायोलॉजिकल यूनिट है जो इवॉल्व होता है एक टाइम में। इसमें मैंने जो यूएचएस का पंजाब का पेपर जब डिस्कस किया था मैंने स्पीशीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि स्पीशीज़ बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड करें। इसकी पहली शर्त, स्पीशीज़ की 3 शर्तें हैं। पहले क्या है, इंटरब्रीड करें। दूसरी क्या है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें। तीसरी क्या है, जो ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल भी हो और विएबल भी हो, यानी ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें नहीं पूरी हुई तो उनको हम एक स्पीशीज़ नहीं कंसीडर करेंगे। स्पीशीज़ होने के लिए कई बैरियर्स होते हैं, जैसे जियोग्राफिकल बैरियर होता है, इसी तरह आपका जो इन्वायरमेंटल बैरियर होता है, काफ़ी बैरियर्स होते हैं। बायोलॉजिकल बैरियर होता है, बिहेवियरल बैरियर होता है, रिप्रोडक्टिव बैरियर होते हैं। तो काफ़ी बैरियर होते हैं जो स्पीशीज़ को दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो टाइगर है उसका नेम क्या है, पैंथरा टाइग्रिस, और जो शेर है उसका नेम क्या है, पैंथरा लियो। यानी दोनों पैंथरा हैं, बस इनमें थोड़ा सा फ़र्क है कि एक टाइग्रिस है एक लियो है। दोनों में इतना कम फ़र्क है कि साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि अगर इन दोनों पे रिप्रोडक्शन आज ही दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करें, मतलब
इनमें रिप्रोडक्शन होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से टाइगर और शेर के बच्चे होते हैं जो मतलब इनको हम टाइगोन कहते हैं, तो वो भी देखे होंगे। लेकिन इनमें ये कि रिप्रोडक्शन होती है। एक शर्त पूरी होगी, हम इन टाइगर और शेर को एक ही स्पीशीज़ कह सकते हैं, एक शर्त पूरी होगी। लेकिन उसके बाद बाकी 2 शर्तें कि जो इनका जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल हो, वो शर्त पूरी नहीं हो सकती। तीसरी जो शर्त है कि वो विएबल हो, वो शर्त भी पूरी नहीं होती। तो इसलिए हम उनको एक स्पीशीज़ नहीं कंसीडर करते। तो जो एवोल्यूशन होती है वो स्पीशीज़ से ही होती है कि एक बायोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट जो इवॉल्व होता है वो स्पीशीज़ ही है, जो सबसे छोटा यूनिट है। इसके बाद हम पॉपुलेशन लेवल पे आ जाते हैं, फिर हम कम्युनिटी लेवल पे आ जाते हैं, बाकी लेवल्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इवॉल्व करता है ओवर द टाइम। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज़, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का सारा स्केलेटन, ह्यूमन के सारा कुछ जो है वो कार्बन से बना हुआ होता है तकरीबन। तो कार्बन सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। अगर आप अपने कोई फॉसिल की स्टडी करें या कोई भी आपको फॉर एग्जांपल, चलो फॉसिल तो बहुत मिलियन ईयर्स पुरानी बात होगी ना। अगर हम फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दी हुई है कि 20 साल पहले किसी लड़के का मर्डर हुआ तो उसकी हड्डियाँ महफूज हैं। तो क्योंकि बाकी सारा फ्लैश तो गल जाता है ना, हड्डियाँ महफूज रहती हैं। तो हड्डियों से उसका डीएनए का सारा और कार्बन डेटिंग की जाए तो मतलब आप हड्डियों को यूज़ करके सारा कुछ कर सकते हैं। तो उसको जो टेक्निक यूज़ होती है उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। अब उसमें कार्बन का जो आपका आइसोटोप है उसकी डेटिंग करते हैं। तो आप में, आपकी बॉडी में जो सबसे अबंडेंट चीज़ है वो कार्बन ही है। मैमल्स बिकेम डोमिनेंट इन, आपको एराज पीरियड याद नहीं होते, मोस्टली लोगों ने इसे इग्नोर किया होगा। ये एमसीक्यूज भी मोस्ट ऑफ द पीपल गलत ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का गलत ही होता है। तो इसको आप सीरीज़ में याद करें। जैसे उन्होंने यहाँ पे डोमिनेंट का पूछा हुआ है तो मैं आपको डोमिनेंट में बता देती हूँ कि मैमल्स जो हैं वो कैनोजोइक या सैनोजोइक एरा में, इसको सैनोजोइक भी और कैनोजोइक भी पढ़ लेते हैं। तो कैनोजोइक एरा में जो मैमल्स हैं डोमिनेंट हुए। उसके बाद रेप्टाइल्स जो हैं जिसमें डायनासोर आ जाता है वो मीजोजोइक एरा में होते हैं। तो इस पे मूवीज़ भी बनी हुई हैं कि एक ट्रायसिक पीरियड है मीजोजोइक का, फिर जुरासिक है, फिर क्रिटेशियस है। क्रिटेशियस में आके मैस एक्सटिंक्शन होती है, और जुरासिक वर्ल्ड, इस तरह की मूवीज़ भी आपने देखी होंगी। उसके बाद जो एम्फीबियन है वो कार्बोनिफीरियस पीरियड में आके डोमिनेंट हुए हैं। तो अभी ये तीनों याद रखें कि मैमल्स कैनोजोइक में, जो डायनासोर्स या रेप्टाइल्स हैं वो मीजोजोइक में, और एम्फीबियन कार्बोनिफीरियस पीरियड में जो पैलोजोइक एरा का पीरियड है तो उसमें आके डोमिनेट हुए थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। A hemoglobin molecule consists of amino acids. हीमोग्लोबिन मालिक्यूल में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2 चेन्स होती हैं, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होती है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, हर अल्फा चेन में 141, हर बीटा चेन में 146, तो टोटल मिलाए 574 इसमें हीमोग्लोबिन मालिक्यूल और 570 इसमें पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 60 है हमारे पास। स्टीरॉइड इज़ फॉर्म्ड बाय बैकबोन ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स कंटेनिंग। तो जो स्टीरॉइड्स होते हैं इनकी जो रिंग्स होती हैं वो 17 कार्बन की रिंग्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर और स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर, ये मतलब आप कोलेस्ट्रॉल का भी अगर अपने माइंड में रखें ना तो ये स्टीरॉइड्स भी आपको याद हो जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर मोस्टली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ये जो कैनोजोइक और मीजोजोइक एराज, ये एराज आपने याद रखने। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। पोर्शन ऑफ स्टोमिक विच इज़ प्रेजेंट इमिजिएटली आफ्टर ओसोफेगसिस। जो आपकी ओसोफेगस है उसके बाद आपके स्टमक का पोर्शन जो है वो हार्ट के रिश्तेदार होता है, मतलब आपके दिल के बिल्कुल पास वाला पोर्शन होता है जिसको हम कार्डिक पोर्शन कहते हैं। तो जो इमिजिएटली आफ्टर ओसोफेगस पोर्शन है वो कार्डिक पोर्शन है। इसको याद रखने का एक ये भी तरीका है कि आपने बाज़-औक़ात सुना होगा कि हार्ट बर्न हो रहे हैं आपको, मतलब हार्ट बर्न्स, उसमें खट्टी डिकारें आती हैं और इस तरह मतलब बर्पिंग होती है। तो उसमें हार्ट नहीं आपका जल रहा होता, आपका दिल नहीं उसमें जल रहा होता, बल्कि हार्ट बर्न में भी आपका ये स्टोमिक का जो कार्डिक पोर्शन है वो इन्वॉल्व होता है कि जिसमें रिवर्स जो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, उसमें एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो वो फिर आपको हार्ट बर्निंग जैसी फीलिंग आती है, फिर आप ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये जो आपका ओसोफेगस के बाद वाला, फ़ौरन बाद वाला इमीडिएट पोर्शन होता है उसको कार्डिक पोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, RH एंटीजन वाज फर्स्ट स्टडीड इन। तो जो RH एंटीजन है सबसे पहले मंकी में स्टडी किया गया था। ये रिसस मंकी में स्टडी किया गया था, इसलिए इनको रिसस यानी RH फैक्टर या RH एंटीजन भी कहते हैं। ये रिसस मंकी प्राइमेट्स हैं, जैसे ह्यूमन भी प्राइमेट्स कैटेगरी में आते हैं, तो इनको ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 63।
What are the chances that the daughter of a normal man and a heterozygous female will have hemophilia? मैन क्या है, नॉर्मल है। अब फीमेल चाहे हेट्रोजाइगस है या जो भी है, इनकी जो डॉटर है वो कभी भी हीमोफिलिक नहीं हो सकती, क्योंकि हीमोफिलिक में उसको होमोजाइगस रिसेसिव होना पड़ेगा, जिसके लिए मेल का हीमोफिलिक होना ज़रूरी है। तो इसमें जो चांसेस है वो 0% है। वो कैरियर तो हो सकती है लेकिन हीमोफिलिक कभी भी नहीं हो सकती। 64 MCQs है नेक्स्ट। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, तो इसकी जो सबसे लंबी फेज़ होती है अब डे 14 से लेकर डे 28 तक होती है, जिसको हम सिक्रेटरी फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली सारा जो प्रोजेस्टेरोन की जो आपकी होती है रिलीज़ वो इसमें होती है, और इसको सिक्रेटरी फेज़ भी इसलिए इसीलिए कहते हैं कि इसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं जो यूट्रस की लाइनिंग से सिक्रेट हो रहे होते हैं, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज़ कहते हैं। इसमें कार्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन होती है, ताकि अगर फर्दर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट होनी हो तो सारे प्रोसेस के लिए बॉडी को प्रिपेयर किया जाए। तो ये सबसे लंबी फेज़ होती है जो डे 14 से लेकर डे 28 तक कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 65 है। द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर, ये भी आप एज अ होमवर्क करें कि मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बॉडी, मोस्ट स्ट्रेनियस प्रोटीन इन बॉडी, या फिर वो सबसे हार्ड प्रोटीन कौन सी है आपकी बॉडी में। इसके अलावा बाकी प्लांट्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट चीज़ क्या है। ये सारी अबंडेंट का एक टेबल बना के अपने पास रखें, क्योंकि एम्प्टी कैट को टैकल करना हो, मतलब इसका मुकाबला करना हो, तो आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह जो भी आपकी चीज़ माइंड में चीज़ है उसका टेबल बना के एज अ रखें कि आप एंड डे पे ऐसी चीज़ों को गो थ्रू कर सकें। अदरवाइज़ फिर आपको जगह जगह से ढूंढ के गो थ्रू करना मुश्किल होता है और रह भी जाती हैं इस तरह मोस्टली चीज़ें। तो आपके जो नेचर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन होती है वो रिबिस्को होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं, कोई भी ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसमें रिबिस्को तो होनी है, तो इस वजह से ये सबसे अबंडेंट प्रोटीन है आपकी अर्थ पे। इसके अलावा जो आपकी बॉडी में सबसे अबंडेंट होती है वो कोलेजन होती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में सबसे हार्ड प्रोटीन जो होती है वो केराटिन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट MCQ है। द हाइंड ब्रेन इज़ कम्प्राइज ऑफ ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, हाइंड ब्रेन में पोन्स होते हैं, मेड्यूला ओब्लोंगेटा होता है, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम के हम जो UHS का पंजाब का पेपर था उसमें डिस्कस किया था कि इसको टाइनी या मिड स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, और ये सारी बॉडी में जो मूवमेंट के रिलेटेड मोटर फंक्शन थे वो परफॉर्म करता था। और इस सेरिब्रम जो है ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है, ये आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। सेरिब्रम जो है ये भी बड़े आपके मतलब अकल वाले जो काम होते हैं ना वो सेरिब्रम करते हैं, जो आपके चलने वाले काम होते हैं वो सेरिबेलम करते हैं। जो आपकी अकल वाले, आपकी थिंकिंग, आपकी जो सोच होती है, आपका टेम्परेचर रेगुलेशन, इसके अलावा जजमेंट, बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इमोशंस और मतलब विजन, मतलब जो आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो आपको दूसरे एनिमल से सेपरेट करते हैं वो आपका सेरिब्रम परफॉर्म करता है। MCQ 67 है। द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन इफेक्टिवली थ्रू द अल्ट्रा हाई टेम्परेचर इन विच मिल्क इज ट्रीटेड फॉर 3 सेकेंड एट, तो मिल्क को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास्चराइज किया जाता है। इसका ये होता है कि इस टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। बैक्टीरिया वैसे तो जैसे हम हिस्ट्री, अगर अर्थ की हिस्ट्री को हम करें, उसको ड्रा करें या फिर उसको ट्रेस करें, तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करने वाले एनिमल्स हैं। एनिमल्स तो नहीं हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बैक्टीरिया जो आर्क्यूबैक्टीरिया हैं वो सबसे हार्श टेम्परेचर बीट कर सकते हैं, लेकिन हम पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क मतलब के मिल्क में जो स्पोर्स बैक्टीरिया हो सकते हैं वो 140 डिग्री तक मर जाते हैं। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट MCQs है। डैश इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड कंटेनर। अब आपका कोहेजन और एडहेजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एडहेजन जो होती है ना वो बेसिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। यहाँ जैसे यहाँ पे वाटर और कंटेनर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके दरमियान क्या होगी, एडहेजन होगी। लेकिन अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल होते, तो उनके दरमियान कोहेजन होनी थी। एडहेजन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, कोहेजन सिमिलर के दरमियान होती है। सिमिलरली जो एडहेजन है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है, और जो कोहेजन होती है वो इंटर मॉलिक्यूलर होती है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये थी ईटा MD कैट 2022 के पेपर की बायोलॉजी पोर्शन की कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें अगर आप फ्री हैं या कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।